हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2025 का जो हमारा नोटिफिकेशन आया है उसके लिए जो है हम ये माइनर एक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम आज आगे का लेक्चर जो है लेकर आए हैं। सेक्शन 5 तक की जो है हमने सारी सेक्शंस कंप्लीट कर ली हैं और अब आज हमें देखना है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे अब हम हमारे चैनल पर बीएनएस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ जुडिशरी या छत्तीसगढ़ हम कहें तो ये ऐसा पहला स्टेट है जो स्टेट जुडिशरी में आपका बीएनएस और बीएनएसएस और आपका बीएसए तीनों जो आपके नए क्रिमिनल लॉज हैं, पहली बार जो है वो स्टेट पूछ रहा है वो है आपका छत्तीसगढ़। तो अब चूंकि आपकी ये तीनों नई विधियां लागू हो चुकी हैं 24 जुलाई से, तो अब जितने भी स्टेट के जो एग्जाम्स आएंगे संभावना यही है कि अब हर स्टेट में आपके ये न्यू 3 जो क्रिमिनल लॉज हैं ये ही पूछे जाएंगे। सो क्योंकि अब छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर बहुत नजदीक मतलब फॉर्म फिल हो चुके हैं, अभी डेट तो नहीं आई है लेकिन कभी भी डेट आ सकती है, तो मैंने सोचा कि पहले छत्तीसगढ़ जुडिशरी के जो लोकल लॉ है वहां पर जो अलग से माइनर एक्ट है पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है हमारे चैनल पर भारतीय न्याय संहिता को पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होती है भारतीय न्याय संहिता, तो उसको थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम साथ साथ अदर लॉज भी देखते चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने भी नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। प्लेलिस्ट का नाम है छत्तीसगढ़ सिविल जज सब्जेक्ट, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस की लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करती है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कौन करेगा, कौन कौन उसमें सदस्य होंगे, कौन कौन मेंबर्स होंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अगर ऑफिस खाली हो जाता है तो क्या होगा, ये सारी बातें आपको इस सेक्शन में पढ़ने को मिलेंगी। तो आपकी जो सेक्शन है सेक्शन 6, आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें टोटल सब सेक्शन 7 मिलेंगी। इसको 7 उपधाराओं में बांटा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 बात करती है कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का गठन करेगा कौन, कब तक इसका गठन होगा, है ना, और क्या क्या काम इसके होंगे, ये जो है इसमें बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं जल्दी से। आप लोग मेरे साथ साथ बेयर एक्ट की एक बार लैंग्वेज रीड करिए, फिर हम इसको समझते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे सेक्शन 6 में सबसेक्शन 1 यदि आप रीड करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि the state government shall by notification constitute within 30 days of this act a tribunal in terms of article 323b of the constitution to be called as Chhattisgarh Rent Control Tribunal to give effect to the provisions of this act and for adjudication of trial of any dispute, complaints or offences with respect to rent, its regulation and control, and tenancy issues including the rights, title and obligation of the landlord and tenant। एक बार जल्दी से हिंदी में भी लैंग्वेज पढ़ेंगे हम पहले। इस अधिनियम के प्रभावशील होने के 30 दिनों के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने तथा भाड़े या किराए से संबंधित विवादों, शिकायतों और अपराधों के न्याय निर्णय तथा विचारण हेतु तथा अभिवृत्ति मुद्दे जिसमें भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार, सत्व एवं दायित्व भी सम्मिलित है कि विनियमन एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन अधिसूचना द्वारा संविधान के अनुच्छेद 323 खा के अनुसार एक अधिकरण गठित करेगा जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है वो मैंने आपको पहले से नोट डाउन करके रखी है। देखिए क्या है, तो जो हमारी सेक्शन 6 है उसकी सबसेक्शन 1 बात कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन करेगा कौन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो आपको याद रखना है क्या कि कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण जो है उसको बनाया किसने है,
स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन किया है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। कब इसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया वो कब? ये जो एक्ट आया, इस एक्ट के आने के 30 दिन के अंदर, वहां पर क्या लिखा है? विद इन 30 डेज। आपने पढ़ा है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी विद इन 30 डेज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के आने के बाद 30 दिनों के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगी जो कहलाएगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। और इसका गठन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323 बी के तहत किया जाएगा। आर्टिकल 323 बी में ट्रिब्यूनल्स को गठित करने की बात बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके तहत जो है ये आपका ट्रिब्यूनल इस एक्ट का गठित किया जाता है। ठीक, तो आप एक वो भी बना सकते हैं कि सेक्शन 6 में हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे? कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन को धारा 6 में बताया गया है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323 बी के तहत ही होता है ना। आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन धारा 6 में बताया है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323 बी के तहत ही इसका गठन होता है। गठन राज्य सरकार करती है और इस एक्ट के आने के 30 दिन के अंतर्गत करना था उनको, और ये जो है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बन के आपका रेडी हो गया। अब उसके बाद आगे इसमें कहा गया है कि ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को क्यों बनाया गया? तो भाई इसको बनाया गया टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के जितने भी प्रावधान है उनको प्रभावशील बनाने के लिए इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया कि भाई जो एक्ट तो बना दिया रेंट कंट्रोल, उसमें बहुत सारी प्रावधान है, तो अब उनको प्रभावशील तो करना, उनको लागू तो करवाना है, तो वो कौन करवाएगा? इन प्रोविजंस को इफेक्ट में कौन लाएगा? तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का ये काम है कि वो इनको इफेक्ट में लाएगी। फिर उसके बाद फॉर एडजुडिकेशन और ट्रायल ऑफ एनी डिस्प्यूट, कंप्लेंट, ऑफेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेंट, किराए से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होगा, कोई कंप्लेंट आएगी, कोई भी ऑफेंस होगा, तो उनका एडजुडिकेशन और ट्रायल कौन करेगा? उनको एडजुडिकेशन और ट्रायल करने के लिए इसको बनाया गया है। फिर उसके बाद इट्स रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड टेनेंसी इश्यूज इंक्लूडिंग राइट, टाइटल, ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड और टेनेंट। तो जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट है उनके अधिकार से संबंधित, उनके टाइटल से संबंधित, उनकी बाध्यताओं से संबंधित कोई भी इशू अगर आ रहा है तो उसको देखने का काम भी किसका रहेगा? आरसीटी का रहेगा, है ना। तो इस पर्पज से जो है इसका गठन किया गया। तो ये पर्पज बताए गए हैं साथ में कि किस पर्पज से इसका गठन किया गया है, तो ये पर्पज से इसका गठन किया गया। तो अब जो आपका ये जो थर्ड वाला पर्पज है, ये एक्चुअली में एबीसी, ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं आपको इजीली समझने के लिए। तो ये जो हमने सी पॉइंट इसको अपने डिवाइड किया है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है यहाँ पर। एक लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन दिया है इस टाइटल वर्ड को लेकर। यहाँ पर क्या कह दिया कि जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, अगर उनसे टाइटल से संबंधित कोई इशू आ रहा है तो आरसीटी यानी कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल देख सकता है उस मैटर को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोर्ट के पावर होते हैं, आपने सीपीसी में पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड मामले सिविल मैटर्स के मामले होते हैं, प्रॉपर्टी के टाइटल से रिलेटेड मामले सिविल मैटर के मामले होते हैं, तो उनको सिविल कोर्ट तो देखता ही है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने का पर्पस क्या है? एक्सप्लेनेशन देने का पर्पस ये है कि यदि यहाँ पर इन्होंने रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को भी बोल दिया है कि अगर टाइटल से रिलेटेड लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है और वहां पर टाइटल का भी क्वेश्चन आया है, सपोज करिए किराएदार कहने लगा जिस मकान में वो किराए से रहता है, कई सालों से किराए पे रहता आ रहा है और अचानक से अपना हक जताने लगा, कहने लगा कि नहीं नहीं ये मकान तो मेरा है, ये तो मेरे टाइटल का मकान है, लैंडलॉर्ड का टाइटल नहीं है इस पे। तो आरसीटी ये मैटर देख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अदर लॉज बने हुए हैं इनसे रिलेटेड जो अदर कोर्ट्स में, जो मैटर सिविल कोर्ट में जो मैटर चल रहे हैं तो वो नहीं देखेंगे। तो मैटर रिलेटिंग टू टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो भी ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर है या जो भी डिस्प्यूट है टाइटल के रिगार्डिंग, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटल के रिगार्डिंग कोई भी जो डिस्प्यूट है वो कंटिन्यू रहेंगे अंडर द रिलेवेंट लॉज बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर अगर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को अधिकार दिया गया है कि वो टाइटल से संबंधित मामले देख सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल कोर्ट के पास से अधिकार खत्म हो गया। सिविल कोर्ट में भी कंटिन्यू रहेंगे ये वाले मैटर। जहां तक कि सवाल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स का, तो वो सिविल कोर्ट देखेगा। और किसी प्रॉपर्टी पे कोई व्यक्ति
अन्य व्यक्ति कोई अधिकार जमाने लगता है तो भी कोर्ट में वो मैटर्स चलेंगे। यहाँ पर सिर्फ रेंट से संबंधित, जहां पर पार्टी लैंडलॉर्ड और टेनेंट होंगी, वहां पर अगर टाइटल का मैटर आ रहा है तो वो आरसीटी के पास भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। रेंट से रिलेटेड वाले मैटर में, जहां पर प्रॉपर्टी कैसी है, रेंट पर है, और लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में इशू क्रिएट हो गया टाइटल का, किराएदार कहने लगा नहीं नहीं ये मकान में किराए से नहीं रह रहा हूँ, ये तो मेरे टाइटल का ही है, मेरा ही स्वामित्व है इस मकान पर, तब फिर वो आरसीटी भी डिसाइड कर सकता है और कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है। तो एक्सप्लेनेशन का मेन मतलब ये है कि इस प्रावधान का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के पास पावर खत्म हो गए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 2। तो चलिए रीड करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कह रही है, सबसेक्शन 2 में बताया गया है, आप लोग रीड करिए डायरेक्ट से, मैं आपको समझाती चलती हूँ। सबसेक्शन 2 में आपको बताया गया है कि अब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चेयरमैन को। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में एक होता है कौन, चेयरमैन। तो इस चेयरमैन को कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसेक्शन 2 में बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी चेयरमैन को, जो कौन होगा, या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होगा रिटायर्ड। तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं किसके, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के। कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक चेयरमैन जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हो सकता है या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है। इसके अलावा चेयरमैन के अलावा इसमें अदर मेंबर्स भी होते हैं। अदर मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर नहीं बताई गई है, बट मिनिमम बताई गई है कि कम से कम 2 मेंबर्स तो होंगे ही, 2 से कम मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, नॉट लेस देन, नो लेस देन 2 मेंबर्स। तो चेयरमैन रहेगा ट्रिब्यूनल में और कम से कम 2 मेंबर्स रहेंगे। इन मेंबर्स को भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन होंगे वो मेंबर्स। तो एक चेयरमैन हो गया, मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम 2 मेंबर्स रहेंगे ही। उसके बाद अगर वैकेंट हो जाता है ऑफिस चेयरमैन का, किसी कारण से चेयरमैन अपने पद पर नहीं है, उसका ऑफिस खाली है, वैकेंट है, उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी जगह पर एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को अपॉइंट कर देगी। और ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको अपॉइंट करेगी, जो मेंबर्स हैं अदर, उन अदर मेंबर्स में से ही किसी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बता देगी। जो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे कह रहे हैं कि चेयरमैन के अलावा अदर मेंबर्स भी होंगे। तो जब भी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होगा, रिक्त होगा, उस कंडीशन में इन मेंबर्स में से स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना सकती है। ठीक है, अपॉइंट कर सकती है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है। उसके बाद एक और होता है रजिस्ट्रार। ठीक है, तो अब फोर्थ क्या है, रजिस्ट्रार। तो स्टेट गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करेगी इसमें, सॉरी। तो ये जो रजिस्ट्रार है, ये रजिस्ट्रार जिसको अपॉइंट करेगी ये कौन होगा, ये नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीजे फर्स्ट, सिविल जज क्लास फर्स्ट से रैंक के नीचे का कोई जज नहीं हो सकता, या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डेप्यूटी सेक्रेटरी से रैंक का नीचे का ये नहीं होगा। हिंदी में क्या लिखा है आप देख लीजिए। रजिस्ट्रार कौन हो सकता है, तो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के प्रवर्ग या राज्य शासन में उप सचिव की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा। तो उप सचिव की श्रेणी, जो राज्य सरकार का उप सचिव होता है उसकी श्रेणी से निम्न का नहीं होगा, मतलब उप सचिव रैंक का होगा। और सिविल जज में सिविल जज क्लास फर्स्ट का होगा, सिविल जज क्लास सेकंड जो है रजिस्ट्रार नहीं बन सकता है। तो आपके ट्रिब्यूनल में कौन कौन हो गया, एक चेयरमैन हो गया, कम से कम 2 मेंबर्स रहेंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं अगर वैकेंट, और रजिस्ट्रार। ठीक, और रजिस्ट्रार रहेगा। अब जब वैकेंट होगा ऑफिस तो उसकी जगह पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को जो है अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स में से। ठीक, सबसेक्शन 4। अब ये जो आपका वैकेंट वाला सेक्शन 3A जो है आपका, जहां पर ये जो वैकेंट वाला पॉइंट है, ये आपका 2020 का जो अमेंडमेंट था उससे जोड़ा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होते हैं वो क्लॉज पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सेक्शन 6 के अंतर्गत जब कभी चेयरमैन का ऑफिस रिक्त होता है तो उसकी जगह पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का अपॉइंटमेंट का जो प्रावधान सेक्शन 6 सबसेक्शन 3A में बताया गया है, वो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया है, इंसर्ट किया गया है बाय मतलब 2020 के अमेंडमेंट से। ठीक है ना, तो 2020 का जो अमेंडमेंट हुआ है उससे सेक्शन 3A जोड़ी गई है, जिसके तहत एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का जो कंसेप्ट है वो आया है।
ठीक है, कि अगर रिक्त हो गया है तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेगा। अब आगे की सबसेक्शन देखते हैं हम। सबसेक्शन 5 निकालिए, सबसेक्शन 5 आप लोग। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसेक्शन 5 में कि फ्रॉम द डेट द ट्रिब्यूनल बिकम्स फंक्शनल, जिस तारीख से ट्रिब्यूनल फंक्शन करेगा, जिस तारीख से ट्रिब्यूनल फंक्शन में आएगा, विच डेट शैल बी पब्लिश इन द स्टेट गजट। तो जिस तारीख से जो आपका ट्रिब्यूनल है वो फंक्शन करेगा, वो तारीख कौन सी होगी? वो तारीख होगी जो स्टेट गजट में प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ 31 जनवरी 2013 को। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो आपका रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है ये कब का कॉन्स्टिट्यूट हुआ? 31 जनवरी 2013 को। ठीक है, तो अभी इसी टाइम से ये फंक्शन भी करना शुरू हुआ होगा। तो स्टेट गजट में इसको क्या बताया? 31 जनवरी 2013। तो मतलब ये तो अपना एक जनरल नॉलेज हो गया। तो जिस तारीख से स्टेट गजट में इसको फंक्शनल बनाया गया, उस तारीख से जो जुरिस्डिक्शन है सभी कोर्ट्स का, जो भी पहले मामले रेंट के हुआ करते थे, किराएदार और मकान मालिक से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट पहले हुआ करते थे, वो पहले इस एक्ट के पहले दूसरे एक्ट से हो रहे थे, उस एक्ट के पहले और किसी कोर्ट के द्वारा सुने जा रहे थे। तब तक रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल नहीं बना था, है ना। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ये मैटर्स नहीं देखता था, न्यायालय ये मैटर्स देखती थी। तो जैसे ही ये फंक्शन में आया, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जैसे ही फंक्शन में आया, तो इसके फंक्शन में आते ही इसकी जो कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट शैल स्टैंड एक्सक्लूडेड। तो जितने भी कोर्ट्स हैं जो ये मैटर देखा करती थी, तो कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है ऐसे मैटर्स पे क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड जाएगा, खत्म हो जाएगा। हिंदी में आप लोग इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से जो तिथि राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, समस्त न्यायालयों का कार्य क्षेत्र प्रत्येक ऐसे विषयों के संबंध में जो अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता हो अपवर्जित माना जाएगा। तो जिस तारीख से रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल फंक्शन में आया, उस तारीख से कोर्ट के जो भी जुरिस्डिक्शन थे रेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को लेकर के, वो सब क्या हो गए? अपवर्जित हो गए। अब सारे मामले रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ही सुनेगा, इसका ये मतलब है सीधा सीधा। लेकिन इन रिस्पेक्ट टू ऑफ ऑल मैटर्स, ठीक है, विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, जितने भी ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन के मैटर्स अब है, ये नया लॉ बना, नया कानून बना, नया संस्था गठित हुई, नया अधिकरण गठित हुआ, इस अधिकरण को जुरिस्डिक्शन दिया गया कुछ मामलों का। तो जिन मामलों का जुरिस्डिक्शन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को दिया गया, जिन पे क्षेत्राधिकार किसको दिया गया? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को दिया गया। तो उन मामलों में कोर्ट का क्षेत्राधिकार अपवर्जित कर दिया गया। कब से? जब से ये फंक्शन में आया। और ये फंक्शन में कब से आया? जब स्टेट के गजट में प्रकाशित किया गया, यानी कि 31 जनवरी 2013। तो लेकिन सिवाय, तो इन्होंने कहा सारे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन कौन सा जुरिस्डिक्शन कभी खत्म नहीं होता है? अपीलेट अधिकार तो खत्म नहीं होगा ना भाई। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का कोई डिसीजन आएगा और उससे कोई व्यथित व्यक्ति है तो वो कहीं तो अपील करेगा। तो इन्होंने कह दिया एक्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 136, आपको पता होगा स्पेशल लीव टू अपील, आर्टिकल 136, और हाई कोर्ट का अपीलिएट पावर सेक्शन आर्टिकल 226 और 227 में, जो यहाँ पर हाई कोर्ट को स्पेशल पावर है और यहाँ पर जो स्पेशल पावर है, तो इनको छोड़ करके जितने भी सभी कोर्ट्स हैं उन सब के जितने भी जुरिस्डिक्शन है वो क्या कर दिए गए? अपवर्जित कर दिए गए, एक्सक्लूड कर दिए गए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को इनका जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन रहता है वो इनके पास है। ठीक, तो अपील कर सकते हैं यहाँ पर इसकी। ठीक, उसके अलावा जो भी नीचे की कोर्ट है उनके सारे जुरिस्डिक्शन जब ये प्रभाव में आया तब से खत्म कर दिए गए। प्रोवाइडेड, एक और चीज इसमें प्रोविजन दिया है आपको कि इस एक्ट के आने के पहले, या मतलब सॉरी, जब ये एक्ट आया, एक मिनट हम पढ़ लेते हैं प्रोविजन लैंग्वेज। प्रोवाइडेड हाउएवर दैट ऑल केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी इमीडिएटली बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल shall continue to be processed under the old act as amended from time to time। क्या कहा गया है? परंतु तथापि की अधिकरण की स्थापना के तत्काल
पूर्व, तत्काल पूर्व है ना, अभिकरण की स्थापना के तत्काल पूर्व किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष लंबित समस्त प्रकरणों में समय समय पर यथा संशोधित पुराने अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जारी रहेगी। तो इन्होंने कहा कि इमीडिएटली, मतलब जैसे ही ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल गठित हुआ उसके जस्ट पहले किसी कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, केस पेंडिंग हो गया, मतलब अब ये पता थोड़ी रहता है कि ये 31 जनवरी 2013 को जो है इसको फंक्शन में ला देंगे। 31 जनवरी 2013 को ये फंक्शन में आया और इसके जस्ट एक दिन पहले 30 जनवरी 2013 को 29 जनवरी 2013 को कोई केस किसी ने कोर्ट में फाइल कर दिया। तो उस पेंडिंग केस का क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि अगर कोई पेंडिंग केस है तो वो कंटिन्यू रहेगा ओल्ड एक्ट के तहत, फिर उस पर 2011 का रेंट कंट्रोल लागू नहीं होगा, तो वो ओल्ड एक्ट के तहत चलेगा वहीं पर। ठीक है, तो ये प्रोविजो में कहा है। सबसेक्शन 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? सबसेक्शन 6 कहती है कि इसका हेडक्वार्टर होगा रायपुर में, इसका हेडक्वार्टर होगा रायपुर में। बट यहाँ पर एक लाइन आपको और मिलती है कि अधिकरण का मुख्यालय तो रायपुर में होगा, लेकिन राज्य शासन अधिकरण द्वारा मामलों की सुनवाई के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य स्थान नियत कर सकेगी जैसा वह उचित समझे। तो रायपुर में तो इसका हेडक्वार्टर है, वहां पे तो ठीक है सुनवाई होगी ही, लेकिन अन्य स्थान भी सुनवाई के लिए राज्य शासन अधिसूचना द्वारा आपको बता सकती है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर पूछते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर रायपुर में, और सुनवाई के लिए अदर जगह, अदर प्लेसेस को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड कर सकती है सुनवाई के लिए। उसके बाद आपका सबसेक्शन 7 जो है वो कह रहा है कि टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स और चेयरमैन कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी मेंबर्स हैं ट्रिब्यूनल के, जो भी चेयरमैन है ट्रिब्यूनल का, उसकी जो भी सेवा शर्तें हैं, सर्विस की टर्म्स और कंडीशंस है, वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट की इनकी टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगी मेंबर्स की और चेयरमैन की, वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड। ठीक है, तो ये है हमारी सेक्शन 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। इसके 7 पार्ट्स है और 7 को आपको याद रखना है 1 by 1। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या था भाई? सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन, हेडिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन किसका? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का। तो रेंट कंट्रोल का ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से आर्टिकल से होता है? 323B। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जल्दी से दिमाग में लाइए कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323B के अंतर्गत होता है। कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, और विद इन 30 डेज ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट के 30 डेज के अंदर जो है गठन कर रहा है कौन? राज्य सरकार। ठीक, तो ये पहला पॉइंट था हमारा। और उसके कुछ मैटर्स देखे थे हमने कि क्या क्या पर्पज है, क्यों इसका गठन किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन हमने देखा टाइटल से रिलेटेड कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो भी मामले आएंगे या टाइटल से संबंधित ओवर, टाइटल के ओवर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कोर्ट, जो अदर लॉज है उसके अंदर कोर्ट में भी, सिविल लॉज, सिविल कोर्ट में भी चलते रहेंगे मैटर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसेक्शन 2 में हमने देखा चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। कौन हो सकता है? तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हो सकता है और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है। चेयरमैन के अलावा मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो रहेंगे। वो मेंबर्स भी कौन अपॉइंट कर रहा है? वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2, 3 के बाद 4 पे डायरेक्ट आई, तो 4 में रजिस्ट्रार का बताया गया है। तो रजिस्ट्रार को भी कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। रजिस्ट्रार कौन हो सकता है? तो रजिस्ट्रार कौन हो सकता है भैया? सिविल जज क्लास फर्स्ट की रैंक से बिलो का नहीं हो सकता और डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से बिलो का नहीं हो सकता। फिर सबसेक्शन 3A नई जोड़ी गई 2020 के अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें प्रावधान रखा गया चेयरमैन का ऑफिस खाली है तो क्या होगा? तो चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट है, खाली है, तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको अपॉइंट किया जा सकता है? अमंग मेंबर्स, जो भी वहां पे जो अदर मेंबर्स है उनमें से। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 3A हो गई। फिर उसके बाद हमने 4 देखी ली। 5 में क्या पढ़ा हमने? 5 में हमने पढ़ा वही जुरिस्डिक्शन, कि जिस दिन से ये ट्रिब्यूनल फोर्स में आएगा तो सारे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगा उन मैटर्स में जिन पे जुरिस्डिक्शन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को दिया गया है। फिर सारे मैटर्स यही देखेगा, लेकिन सिवाय अपीलिएट जुरिस्डिक्शन के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो अपीलिएट जुरिस्डिक्शन है वो उनके पास ही रहेगा, अपील यहीं जाएंगी। ठीक है, और जो पेंडिंग केसेस रहेंगे इसके
रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के गठित होने के जस्ट पहले जो भी पेंडिंग केसेस है वो ओडेक के तहत ही चलेंगे। 6 में रायपुर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो इसका हेडक्वार्टर रायपुर में है और टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक, ये हो गया हमारा रिवीजन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन इसकी 7। ठीक है, तो आज हम 6 और 7 देख लेते हैं, क्योंकि रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोलर पढ़ना ही पड़ेगा साथ में। तो अब हम फटाफट से देख लेते हैं सेक्शन हमारी नेक्स्ट 7, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर, भाड़ा नियंत्रक की स्थापना। ठीक, फटाफट से देख लेते हैं हम। छोटी सी सेक्शन है, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा। सेक्शन 6 पहले ही रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद है सेक्शन 7 रेंट कंट्रोलर। सेक्शन 7 आरसी बोल सकते हैं हम इसको। तो फटाफट से देख लीजिए आरसी को भी कौन अपॉइंट कर रहा है। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट 1 or more officers not below the rank of deputy collector as rent controller with territorial jurisdiction as to be specified by the district collector। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, आरसी को कौन कर रहा है? आरसी को भी अपॉइंट कौन कर रहा है? अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है। कितने? एवरी डिस्ट्रिक्ट में। तो प्रत्येक जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? रेंट कंट्रोलर होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 or more। एक डिस्ट्रिक्ट में एक हो ये जरूरी नहीं है, प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक आरसी अपॉइंट कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट को, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आरसी को। मतलब मैं तो बताओ आरसी को बड़ा बना दे रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को छोटा बना दे रही हूँ, हो जाता है छोटी छोटी सी मिस्टेक बोलते बोलते। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करी है आरसी को। ठीक है, और एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक हो सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया होगा कौन, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर। तो ये जो होते हैं ये नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर। ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर से नीचे का नहीं होगा। उपजिलाधीश, उपजिलाधीश से निम्न वर्ग का व्यक्ति को रेंट कंट्रोलर नहीं बनाया जा सकता। अब आप लोगों को पता होगा कि डेप्यूटी कलेक्टर जो होता है वो किसके अंडर होता है, ये सब तो हम पहले भी अदर उसमें भी पढ़ते हैं। डेप्यूटी कलेक्टर होता है जिला कलेक्टर के अंतर्गत। उप जिलाधीश किसके अंडर होता है? जिला कलेक्टर के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है आरसी का, तो चूंकि ये आरसी है वो कौन है? एक डेप्यूटी कलेक्टर रैंक का अधिकारी है, रेंट कंट्रोलर। तो ये भी किसके अंडर होगा? ये भी इसलिए अंडर होगा जिला कलेक्टर के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एज रेंट कंट्रोलर विथ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एज टू बी स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। की स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा अधिकारी को, जो अधिकारी डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होगा, जो कि आरसी कहलाएगा। और इसका जो जुरिस्डिक्शन होगा, इसका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो कौन सा होगा? इसका जुरिस्डिक्शन वो होगा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा। अपॉइंटमेंट करेगा राज्य सरकार, लेकिन जुरिस्डिक्शन तय करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, एक बार आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए। प्रत्येक जिले के लिए राज्य शासन एक या एक से अधिक अधिकारियों को जो उप जिलाधीश की श्रेणी से निम्न का ना हो भाड़ा नियंत्रक के रूप में नियुक्त करेगा, तथा उनका कार्य क्षेत्र ऐसा होगा जैसा कि जिला कलेक्टर द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। तो इनका कार्य क्षेत्र, इनका जुरिस्डिक्शन कैसा होगा? जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया। रीजन क्या है? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सबऑर्डिनेट होता है ये, और चूंकि आरसी जो है वो डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक का है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया। तो इसलिए इसका जुरिस्डिक्शन कौन करेगा तय? यही करेगा। अब आप लोग मुझे बताइएगा
कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जिला कलेक्टर है सिविल मैटर्स में, उसको क्रिमिनल मैटर्स में क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि जो कलेक्टर, जिला कलेक्टर होता है, उसको क्या बोला जाता है क्रिमिनल मैटर्स में। चलिए आगे सबसेक्शन 2 में कहा गया है रेंट कंट्रोलर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब तो ये तो देखिए हमने समझने के लिए बोला था कि जुरिस्डिक्शन, ये आपको मैंने समझाने के लिए बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों इसका जुरिस्डिक्शन तय कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका जुरिस्डिक्शन तय इसलिए कर रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सबऑर्डिनेशन में डेप्यूटी कलेक्टर आता है, और डेप्यूटी कलेक्टर्स वगैरह की जो जुरिस्डिक्शन होते हैं, जो कार्यक्षेत्र होते हैं, वो हमेशा जिला कलेक्टर ही डिसाइड करता है। तो इसलिए यहाँ पर भी रेंट कंट्रोलर की जुरिस्डिक्शन क्या होंगे, क्षेत्र अधिकार कहाँ होंगे, कार्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, किस किस जगह तक इनकी सीमाएं निश्चित होंगी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा इस हिसाब से। लेकिन ये सबऑर्डिनेट किसके होगा, तो सबसेक्शन 2 कहती है कि जो आरसी है वो किसके सबऑर्डिनेट है, आरसीटी के, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेट है। इसके ऊपर कौन है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेट होता है रेंट कंट्रोलर। तो अभी इसमें तो हमें 2 अथॉरिटी ही ज्यादा पढ़नी है, ऊपर रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल और नीचे रेंट कंट्रोलर, है ना। इसकी अपील भी यहीं पर जाएगी, आगे देखेंगे हम। तो ये हो गई आपकी सेक्शन 7, छोटी सी चीज इसलिए मैंने कहा था जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन याद बहुत कुछ रखना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, अभी भी आएंगे। तो सेक्शन 6, सेक्शन 7 बहुत बारीकी से पढ़िएगा, एक एक उसका जो सब सेक्शन है उसको, एक एक सब सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक पॉइंट्स को बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये रेंट कंट्रोलर को भी कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन हो सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक से नीचे के नहीं हो सकते हैं। चूंकि डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक से नीचे के नहीं हो सकते, इसलिए इनका जुरिस्डिक्शन जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के लिए आप याद रख लेना कि जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होता और डेप्यूटी कलेक्टर इनके अंडर आते हैं, इसलिए इनका क्षेत्राधिकार यही करेंगे। लेकिन क्योंकि इस एक्ट के तहत आरसी रेंट कंट्रोलर यहाँ की अथॉरिटी, तो ये सबऑर्डिनेट किसकी होगा, तो ये सबऑर्डिनेट इसकी होगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेट होगा रेंट कंट्रोलर। तो ये होती है हमारी सेक्शन 6 और सेक्शन 7। अब आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे सेक्शन 8 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, सेक्शन 9 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर, और अगर पढ़ पाए तो सेक्शन 10, क्योंकि बहुत थोड़ा बड़ी बड़ी सी सेक्शन है तो हम छोटे छोटे लेके चलेंगे ताकि जल्दी जल्दी दिमाग में बैठता जाए। सो आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं, और आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत टाइम बाद आकर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट तो मुझे चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए तो फिर हम आगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट आएंगे, आप लोग अच्छे अच्छे लाइक्स देंगे तो मुझे समझ में तो आएगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी तक मैंने 3-4 वीडियोस इसकी सीरीज में कंटिन्यूटी में डाले, लेकिन मुझे एक भी कमेंट नहीं आया। तो अब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि व्यूज तो आए हैं, तो वो व्यूज कैसे आए हैं, रैंडम क्लिक से आ गए हैं वो व्यूज, या लोग एक्चुअली में देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कम से कम कमेंट तो कीजिए। नहीं आ रहा है तो नेगेटिव ही कमेंट कर दीजिए कि मैम अच्छा नहीं पढ़ाया, तो मुझे कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ मुझे अपने आप में सुधार करना है। सो प्लीज वीडियो देखिए नहीं, सिर्फ कमेंट भी कीजिए, थोड़ा मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन, आगे सेक्शन के साथ सेक्शन 8 और 9। तब तक के लिए टेक केयर।